मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश द्वारा कानून द्वारा रद्द नहीं। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ लगातार अरविंद केजरीवाल मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ भी उनको मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जो है वो जीत हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा है और कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ और इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अब सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और क्या इस अध्यादेश को खारिज करवाना पड़ेगा। लगातार इस पूरे मुद्दे पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल का साथ दे रही हैं और ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मोदी सरकार को 2024 में बेदखल किया जा सके, सत्ता से बाहर किया जा सके। लेकिन जिस मुद्दे पर हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई जीत पाएंगे, तो आपको बता दें कपिल सिब्बल इस लड़ाई में पूरी तरीके से उनका साथ दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो कपिल सिब्बल जिन्हें लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब सुनवाई के दौरान ये साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की जीत यहां पर होती है इस अध्यादेश को लेकर के, या फिर मोदी सरकार को जो है वो इस अध्यादेश को पारित करवाने में जो है वो सफल हो जाएगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कपिल सिब्बल जब 11 तारीख को महारैली का आयोजन किया गया था दिल्ली में, तो क्या कुछ यहाँ पर भाषण के दौरान और लीगल तरीके से समझाते हुए नजर आए थे कि किस तरीके से मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी खुद को सर्वोपरि मानती है। सुनिए। पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों और बहनों, मुझे याद है 2014 से पहले जब हम यूपीए सरकार में थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी हमारी मुखालफत करते थे और हमें लगता था कि गोदी मीडिया उनके साथ है। लेकिन समय बदल गया, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए और गोदी मीडिया भी शिफ्ट कर गया। अब गोदी मीडिया सरासर मोदी जी के साथ है। कई और चीजें भी बदल गई। उन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, केवल हमें 60 महीने दो कि हम हिंदुस्तान की कायाकल्प बदल देंगे, हिंदुस्तान को बदल देंगे, हिंदुस्तान को इतना प्रगतिशील बना देंगे, इतना प्रगतिशील बना देंगे कि विश्व देखता रह जाएगा। 60 महीने नहीं, उनको लगभग 120 महीने मिले और इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इनको केवल उन्होंने केवल मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बनाया, सब संस्थाओं को गोदी बना दिया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जुडिशरी के अलावा इन्होंने सबको अपनी गोदी में बैठा दिया। उसका नतीजा यह क्या हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है, भाईचारा खतरे में है और जो इनकी मन मर्जी होती है वो ये करते हैं। आज मैं आपके सामने एक निर्दलीय सांसद के रूप में खड़ा हूं और मैं सोचता हूं और जानता हूं कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बच पाएगी। आपको याद होगा कि हमेशा मोदी जी मंच पे कहते हैं
कि मुझे एक डबल इंजन सरकार चाहिए। अब डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हर प्रदेश में मेरी सरकार होनी चाहिए, केंद्र में मेरी सरकार हो, हर प्रदेश में मेरी सरकार हो, तभी तो डबल इंजन सरकार होगी। इसका मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि सारी ऑपोजिशन को खत्म करना, सारे प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लेना, यही है लक्ष्य। लेकिन डबल इंजन सरकार बनेगी नहीं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार डबल इंजन सरकार कभी हो ही नहीं सकती, केवल ये डबल बैरल सरकार है। डबल बैरल क्यों? कि एक बैरल तो ईडी और दूसरा बैरल सीबीआई। अब इन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया, उस बात पे मैं अब आना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री जी को चुना, दिल्ली सरकार में इतनी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहां शासन कर रही है, तब से इनका इरादा यह है कि किसी तरीके से इस शासन को चलने ना दो। आपको मालूम है कि संविधान में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए मैं सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। मैं कोई कानूनी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बात करूंगा जो आप लोगों को समझ आए। संविधान हमारा ये कहता है कि 3 चीजें केंद्र सरकार के हक में होंगी, जिसके बारे में राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसमें दखल अंदाजी नहीं हो सकती। पहला तो जमीन, लैंड। ये क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहाँ एक डेवलपमेंट होगी और किस तरह से मकान बनेंगे, किस तरह से इमारतें बनेगी, तो उसका सारा पावर जो है वो केंद्र सरकार को है, वो सही भी है। दूसरा, पुलिस। यहाँ कोई दंगे हो जाएं, यहाँ कोई फसाद हो जाए, तो क्योंकि राजधानी है, पुलिस की पावर भी केंद्र सरकार को होगी। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। जहां तक पब्लिक ऑर्डर का भी सवाल है, वो भी पावर केंद्र सरकार को होगी। इसके अलावा कोई पावर केंद्र सरकार को नहीं होगी। केंद्र सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किसी तरीके से भी सारी पावर खुद में समेट लें और जो आपकी चुनी हुई सरकार है उसको जीरो बना लें। हमेशा से ये इनका लक्ष्य रहा है। लेकिन जनता इनके साथ है, जनता भाजपा के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ नहीं है, जनता के अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये बात इनको गले में अटकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहने लगे कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो भी हम चुनेंगे और जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी? अगर आपने सारी पावर ही अपने हाथ में रखनी है, तो फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी की तरह चलाना चाहते हो। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह हिंदुस्तान में है जो यूनियन टेरिटरी रही हैं और वहाँ कोई असेंबली नहीं है। असेंबली बनाने का मतलब क्या था? असेंबली बनाने का यही मतलब था ना कि जो लोग चाहें वही काम हो। लेकिन यहाँ लगता है कि जो मोदी जी चाहते हैं वही काम होना चाहिए। ये तो ना तो जनता को स्वीकार होगा, ना हमारे लोगों को स्वीकार होगा, ना हमारी देश की जनता को स्वीकार होगा। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। पहले 5 जजेस ने फैसला किया, उसके बाद दोबारा फैसला हुआ, दोबारा 5 जजेस का फैसला हुआ और इन्होंने कोशिश ये की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को द्वारा जो भी, देखिए किसी भी मंत्री के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जो भी मंत्री और जो भी सरकार के फैसले होते हैं उन फैसलों का पालन सेक्रेटरी को करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया कि सेक्रेटरी भी हम बनाएंगे और जो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी करेगा, लेकिन मंत्री का कहना नहीं मानेगा। इन्होंने ये कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है, ये गलत है, क्योंकि फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का
लेजिस्लेटिव असेंबली का, मंत्रिमंडल का फायदा ही क्या है? अगर सारी चीजें आप ही ने करनी है तो फिर आपने चुनाव क्यों कराया? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है, जहां तक सेक्रेटरी होम का सवाल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सवाल है, सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट का सवाल है, वो सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मंत्रिमंडल को होगी। मतलब कि जो मंत्रिमंडल कहेगा, जो मंत्री कहेगा, उसका पालन उनको करना पड़ेगा। यह फैसला हो गया। ये 11 मई 2023 को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने 19 मई को एक अध्यादेश जारी कर दिया। उस अध्यादेश के अंतर्गत इन्होंने कहा कि चाहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, जो सुप्रीम को कहा हो, हम जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें संशोधन करते हैं और उसके अंतर्गत हम एक कमेटी का गठन बनाते हैं। एक कमेटी में कौन होगा? एक तो मुख्यमंत्री जी चेयरमैन होंगे, उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी होंगे। और साथ में कानून में यह कह दिया कि जो फैसले होंगे अगर आम सहमति से नहीं होते तो मेजॉरिटी से फैसले होंगे, और अगर मेजॉरिटी से फैसले होंगे तो दो तो वहां ब्यूरोक्रेट हैं, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और एक चीफ सेक्रेटरी। वो किसके ब्यूरोक्रेट हैं? वो केंद्र सरकार के ब्यूरोक्रेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग जो इस कमेटी में शामिल हैं, उनका फैसला चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। मतलब कि आप मुख्यमंत्री जी की तौहीन कर रहे हो। अगर मुख्यमंत्री जी का फैसला नहीं चलने वाला तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ही दिल्ली चलाएगी। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसकी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर बात नहीं मानी जाएगी और अवैध हो कुछ, तो उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने तौर पे खुद फैसला करेगा। ते पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। अगर आम सहमति नहीं हो तो मंत्रिमंडल को जीरो कर दिया, चीफ मिनिस्टर को जीरो कर दिया, पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी और फैसला केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आपने काहे को असेंबली बनाई? काहे को आपने चुनाव दिया? काहे को आपने मंत्रिमंडल बनाया? ये कौन सा मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में? ये संविधान का मजाक हो रहा है? ये किस किस्म के कानून हैं? और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश द्वारा, कानून द्वारा रद्द नहीं कर सकते। वो उनके हक में नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है कि आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि इस अध्यादेश को रद्द करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगी, इसको खत्म करेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश ये कह दे कि जो चुनी हुई सरकार है उसके निर्णय नहीं माने जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट कहता है उसके कहने माने जाएंगे। तो इसका मतलब कि असेंबली का कोई मतलब ही नहीं हो। केवल यही नहीं, हर एक मंत्रिमंडल के अंदर एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसकी भी नियुक्ति ये लोग करेंगे। उसके हक क्या होंगे ये भी ये लोग करेंगे। और अगर इसमें भी कोई मतभेद हो कमेटी में तो वो भी। तो सुना आपने किस तरीके से कपिल सिब्बल साफ तौर पर यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए, और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने समझाया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो खारिज करते हुए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ना मानते हुए खुद को सर्वोपरि मान रही है मोदी सरकार, और यह अध्यादेश लेकर के आई है। लेकिन इस अध्यादेश को पारित किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।